Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammad Numan and I am a neurodevelopmental and behavioral pediatrician. आज ऑटिज़म की ट्रीटमेंट में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हैं 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि पेरेंट्स करते हैं बच्चे के ऑटिज़म को डील करने में। और वीडियो के अंदर मैं इन सारी चीज़ों के साथ साथ इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो भी मैं बताऊंगा। और ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स पे अमल कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे के ऑटिज़म के सिम्टम्स को आप सही तरीके से डील करें और उनको बेहतर कर सकें। तो नंबर 1 जो मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो है इग्नोरिंग द सिम्टम्स। यानी एक बच्चा है उसको 18 माह में आप देख रहे हैं, लेट से 18 माह उसकी उम्र, और आप देख रहे हैं कि बच्चा रिस्पॉन्स टू नेम नहीं दे रहा या आई कांटेक्ट नहीं दे रहा या मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका स्पीच डिले आ रहा है और आप इग्नोर कर रहे हैं ये सोच के कि ये कुछ अरसे बाद बच्चा बोलना शुरू हो जाएगा, पहले भी कुछ बोलता था अब थोड़ा कम हो गया, शायद किसी वजह से कम हो गया और ये फिर बोलना शुरू कर देगा। तो ये नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसके सिम्टम्स को इस एज पर इग्नोर करेंगे तो हमारे पास जो एक टर्म मैं यूज़ करता हूँ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो कम हो जाएगी। यानी ऑटिज़म में आपको पता है कि जितना जल्दी डायग्नोसिस बनेगा, जितनी जल्दी थेरेपी स्टार्ट करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतरी होगी। लेकिन अगर आप सिम्टम्स को इग्नोर करना शुरू कर देंगे और थेरेपिस्ट को या डॉक्टर को नहीं मिलेंगे तो वो जो टाइम है वो आपका ज़ाया हो जाएगा, और टाइम ज़ाया हो गया तो बाद में बेहतरी के चांसेस बहुत कम है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आपको कोई ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जिसमें आप देखेंगे बच्चे का पुअर रिस्पॉन्स टू नेम है, पुअर आई कांटेक्ट है, या उसका स्पीच डिले आ रहा है, या एक ही काम बार बार किए जा रहा है, या सोशली डिसकनेक्टेड है, तो फ़ौरन न्यूरो डेवलपमेंटल और बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करें ताकि वो इस बच्चे का एक इनफॉर्मल असेसमेंट करके एक डायग्नोसिस बनाए और उसकी प्रॉपर थेरेपी शुरू की जा सके। जो दूसरी मिस्टेक ऑटिज़म की ट्रीटमेंट में होती है वो है पुअर फैमिली सपोर्ट। यानी एक बच्चा है जिसमें माँ को लग रहा है, क्योंकि माँ अक्सर अपने बच्चों के मामले में ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो उनके सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर रही होती है, वो उनके अनयूजुअल बिहेवियर को देख रही होती है, और माँ की मोहब्बत और कंसर्न भी बच्चे के बारे में अमूमन बाप की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है। तो माँ को जब लगता है कि बच्चे में प्रॉब्लम है तो वो घर डिस्कस करती है, तो उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है, ये कह कर के नहीं जी ये जो बच्चे की जो दादी है या दादा है या कोई भी बड़ा घर में जो बंदा है वो कहता है कि नहीं जी इसका बाप भी, इसका वालिद भी देर से बोला था तो ये बच्चा भी कुछ अर्से बाद बोलना शुरू कर देगा, या ये बच्चे ऐसे ही होते हैं, ये जो है बिहेवियर इसका नॉर्मल है, ये इसको ये चीज़ पसंद है तो इसमें मसरूफ़ है इसलिए आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या आप इस पर तवज्जो नहीं देती तो इसलिए ये आपको रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, तो ये एक पुअर फैमिली सपोर्ट है। और जब पुअर फैमिली सपोर्ट होगी तो माँ अकेले कोई काम नहीं कर सकता, या अगर अच्छा है कि वालिद और वालदा दोनों एक पेज पर हों तो फिर भी फैमिली सपोर्ट ना हो बड़ों की, तब भी ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। अमूमन मैंने ये देखा है कि जब ख़ास तौर पे लाहौर में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैं गुजरांवाला जब अपने क्लिनिक करने जाता हूँ तो वहाँ पर भी मेजॉरिटी फैमिलीज़ में यही कंप्लेंट आती है कि फादर जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते, या घर में जो बड़े लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करते। उन बच्चों में मैंने देखा है कि ऑटिज़म का जो आउटकम है वो अच्छा नहीं होता, और उन बच्चों में ऑटिज़म अच्छे तरीके से डील नहीं होती। तो इसलिए जब भी बच्चे में आपको ऑटिज़म के सिम्टम्स लगते हैं तो बच्चे को घर में जो कोई बड़े हैं जिनका घर में इन्फ्लुएंस ज़्यादा है उनको साथ लेकर आएँ, ताकि डॉक्टर ना सिर्फ पेरेंट्स को गाइड करें बल्कि ग्रैंड पेरेंट्स को, या वो लोग जो घर में जिनका रोल ज़्यादा होता है या जिनकी बात ज़्यादा मानी जाती है उनको भी काउंसल करें ताकि वो बच्चे की ट्रीटमेंट में वालिदैन की हेल्प कर सकें। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि दे ब्लाइंडली फॉलो वीडियोज़ एंड कंटेंट ऑन इंटरनेट लाइक यूट्यूब और फेसबुक पे। यानी फेसबुक, यूट्यूब या गूगल पे जो भी कंटेंट है उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ये नहीं देखते कि ये ऑथेंटिक कंटेंट है या नहीं, ये सर्टिफाइड कंटेंट है या नहीं है। वीडियोज़ लाजमी देखें, कंटेंट लाजमी पढ़ें, लेकिन ये ज़रूर देख लें कि वो कंटेंट लिखा किसने है, वो कंटेंट बताया किसने है, यानी वो सर्टिफाइड है भी या नहीं, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उसके बाद इतनी डिग्रीज़ हैं या इतनी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो इसके मुतालिक बात कर सकता है या नहीं। एक और मैंने एक डिफरेंट और अच्छी चीज़ ये देखी है कि क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया से भी हैं, तो मेरी जो वीडियोस के व्यूज़ हैं वो इंडिया से ज़्यादा हैं। यानी वो लोग इस सोशल मीडिया यानी इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगेन मैं ये बात कहूँगा कि आप ज़रूर ये कंटेंट देखें, लेकिन आप ऑथेंटिक कंटेंट को देखें और उसको फॉलो करें। ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करने से ऑटिज़म के सिम्टम वर्सन हो सकते हैं।
अमूमन मैंने ये भी देखा है कि हर कोई अपना एक्सपीरियंस इंटरनेट पे बता रहा होता है, यानी एक बच्चा माइल्ड सिम्टम्स के साथ आया है, टाइम के साथ उनके सिम्टम्स इंप्रूव हुए हैं और कोई उन्होंने मेडिसिन मीनवाइल मल्टीविटामिन वैसे दे दी तो सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये मेडिसिन ने सिम्टम्स इंप्रूव किए हैं, तो वो इंटरनेट पे लिखते हैं कि जी मेरे बच्चे ने ये दवाई ली है और मेरा बच्चा बेहतर हो गया है। हालांकि ये बात किसी दूसरे सिनेरियो पे किसी दूसरे बच्चे पे शायद अप्लाई ना होती हो, तो पेरेंट्स वो मेडिसिन देकर थेरेपी छोड़ दें तो उस बच्चे का बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, किसी भी शख्स पे जो ये वीडियो सुन रहा है, कि बगैर किसी एक्सपीरियंस के या ये अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे कोई ऐसी चीज़ इंटरनेट पे कोट ना करें जिससे किसी दूसरे बंदे का नुकसान हो सकता है। चौथी चीज़ की बात करें तो वो ये है सोल थेरेपी बाय द पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स बेस्ट थेरेपिस्ट हम कहते हैं बिल्कुल हैं, लेकिन सोल थेरेपी वो ना दें, यानी सिर्फ इंटरनेट से वीडियोस देखें और खुद ही थेरेपिस्ट ना बन जाए, क्योंकि थेरेपी जो देना है वो प्रोफेशनल्स का काम है। जिस तरह मैं एक न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरा काम है कि ऑटिज़म का बच्चा है उसके साइन एंड सिम्टम्स को मैं पेरेंट्स से डिस्कस करूँ, मैं उसको देखूँ और मैं एक और इनफॉर्मल असेसमेंट करके अपना एक डायग्नोसिस बना के एक प्लान दे दूँ। वो प्लान फिर आगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या सेंसरी थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट या बिहेवियर थेरेपिस्ट एग्जीक्यूट करेंगे, वो उनकी डोमेन है। मैं ये काम नहीं कर सकता कि मैं साइकोलॉजिस्ट भी बन जाऊँ, मैं स्पीच थेरेपिस्ट भी बन जाऊँ, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन जाऊँ। वो प्रोफेशनल्स हैं, उनका काम है। हाँ, बच्चे की कंडीशन के मुताबिक आप डेज फिक्स कर सकते हैं कि वो थेरेपी से 1 दिन सेशन लेंगे हफ्ते में, या 2 दिन लेंगे, या 3 दिन लेंगे, या 4 दिन लेंगे, या 5 दिन लेंगे। एटलीस्ट ऑटिज़म के बच्चों को 25 आवर्स पर वीक सेशंस देने चाहिए, मतलब 25 घंटे एक हफ्ते में उस बच्चे पे प्रॉपर सेशंस देने चाहिए, तब जाके उन बच्चों में जो बेहतरी है वो ज़्यादा आती है। तो पेरेंट्स थेरेपी घर में खुद ज़रूर कराएं, लेकिन वो थेरेपिस्ट से वो थेरेपी सीखें और फिर घर जाके कराएं। इंटरनेट या यूट्यूब या वहाँ से वीडियो देखकर थेरेपी करवाने से नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो है जो स्ट्रक्चर्ड सेशंस, यानी अगर आप बच्चे को स्ट्रक्चर सेशंस देंगे तो बच्चे में बेहतरी आएगी। अगर वो स्ट्रक्चर सेशन नहीं होगा तो बच्चे की ऑटिज़म ट्रीट करने में पेरेंट्स की बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। स्ट्रक्चर सेशन से मतलब ये है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, जो प्रॉपर सेशन चेयर और टेबल होता है उस पर बिठा के बच्चे को वो टास्क जो आपके थेरेपिस्ट ने आपको दिए हैं वो आपने बच्चे के ऊपर करवाने हैं, और जब वो एक लेवल अचीव कर लेता है देन आप एक नेक्स्ट लेवल पे जंप करेंगे। और बच्चे की एबिलिटीज से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उससे ना रखें, क्योंकि अगर आप टास्क उसकी एज से ज़्यादा दे देंगे तो बच्चे में फ्रस्ट्रेशन और उसका नेगेटिव बिहेवियर आना शुरू हो जाएगा। तो इन 5 पॉइंट्स को ऑटिज़म की ट्रीटमेंट के वक्त जहन में लाजमी रखें, और कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम हो तो हमेशा सर्टिफाइड जो बंदा है वो न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है या जो भी आपका डॉक्टर है उससे ओपिनियन लें और उसके बाद वो चीज़ अपने बच्चे पे अप्लाई करें। आई होप कि अगर आप ये 5 मिस्टेक अवॉइड करेंगे तो आप अपने बच्चे की ऑटिज़म को ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।